उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमारे पास यहाँ पर वर्ड टाइप के प्रॉब्लम है। अब तक क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने यहाँ पर करा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में वो बेसिकली मतलब जो हमारे पास वो क्वेश्चन है बेसिकली एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। मतलब उसमें ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। जबकि क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, तो ढंग से समझिएगा उनको। जैसे क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेटा एज फॉलो, ए सर्टेन डेट एज फॉलो। आप एक ना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो काम चल रहा है वहां पर कुछ ऐसा पेनल्टी वगैरह लगाते हैं कुछ लेट होने पर। तो ये डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क्या डेटा दिया हुआ है कि 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। अगर आप पता पहले दिन लेट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपए देना पड़ेगा। फर्स्ट डे मतलब आप जैसे मान लीजिए 3 महीने से काम कर रहे हैं, आज आपका पहला दिन है लेट होने का, तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपीज। 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर आप आज लेट हो गए और कल भी लेट हो गए तो आपको फिर 250 रुपीज देना पड़ेगा। आज लेट हुए फिर परसों लेट हो गए तो फिर 250, मतलब ऐसा दूसरे दिन लेट होते हो तो 250। फिर 300 रुपीज फॉर द थर्ड डे। ऐसे ही आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे तीसरे दिन भी अगर आप लेट हो जाते हो तो। 3 दिन अगर आप लेट हो जाते हो तो पहले दिन का चार्ज 200 रुपए देना होगा, दूसरे दिन का चार्ज 250 रुपए देना होगा और तीसरे दिन का चार्ज 300 रुपए देना होगा। द पेनल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। आपके पास जो भी नेक्स्ट डे की पेनल्टी आएगी उसमें 50 रुपीज एड हो जाएंगे जो भी आपने प्रीसीडिंग डे मतलब अब से पहले दिया होगा। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कितने रुपीज पेनल्टी पे यहां पर दिए होंगे इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन यहां पर काम से लेट आया है। कहानी समझ आई? आप किसी जगह पर काम करने जाते हैं और आप जब लेट हो जाते हैं पहले दिन तो आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। जब आप दूसरे दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपको 250 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। आप तीसरे दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। इस तरीके से आपकी पेनल्टी लगती है और पेनल्टी हर 50 रुपए बढ़ती चली जाती है हर नेक्स्ट दिन के लिए। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर 30 दिन लेट हुआ है तो आपको ये बताना है कि उसने कितने पैसे दिए होंगे अपने जो भी यहाँ पर उसका बॉस है उसको। अब कहानी को ढंग से समझिएगा। मान लीजिए आप आज लेट होते हैं तो आपने आज जाके 200 रुपए दे दिए कि भाई 200 रुपए रखो और आज का ये मेरा फाइन है, ये पेनल्टी है। मान लीजिए आप आज के अलावा कल भी लेट होते हैं तो आप कल जाके फिर उसको 250 रुपए देंगे। तो आज आपने 200 रुपए दे दिया, कल लेट हो गए तो कल फिर 250 रुपए दे दिया। तो आप आज और कल में टोटल कितना रुपए दे चुके हो? टोटल 450 रुपए दे चुके हो। फिर परसों लेट हो गए तो फिर परसों 300 रुपए और देना पड़ेगा। तो परसों कितना रुपीस दे दोगे? तो आज 200 हो गया, फिर कल का मिला के 450 हो गया, तो परसों 300 और आ जाएंगे तो फिर 750 हो जाएगा। और ये कहानी ऐसे चलती चली जाएगी। तो कोई बंदा 30 दिन तक लेट होता है तो उसको बताना है कि कितने पैसे देने होंगे। समझिएगा। सबसे पहले आपके पास यहां पर आज सबसे फर्स्ट डे का चार्ज है 200 रुपए। सबसे फर्स्ट डे का चार्ज 200 रुपए है। अगर आप कल लेट होते हैं आप फिर तो आपको 250 रुपए देना पड़ेगा, 50 रुपए और बढ़ जाएंगे। आप कल फिर लेट होते हो तो आपको 300 रुपए देना पड़ेगा, 50 फिर बढ़ जाएंगे। और ये कहानी आगे चलती चली जाएगी। फोर्थ दिन आपको 350 देने होते, फिर 400 देने होते और ये कहानी आगे चलती चली जाएगी। कोई बंदा 30 दिन लेट हुआ है। 30 दिन लेट होने का मतलब जो नंबर ऑफ डेज है, जो भी लेट प्रोसेसिंग का नंबर ऑफ डेज है एन, जो भी नंबर ऑफ डेज है एन, वो कितना है यहाँ पर 30, क्योंकि कोई बंदा 30 दिन तक लेट हुआ है। अब कहानी समझिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें इसका सम करना है। सम क्यों करना है? क्योंकि आप आज लेट हुए तो आज आपने 200 रुपए दे दिया। आज आप लेट हुए तो आपने आज 200 रुपए दे दिया। आप कल भी लेट हो गए तो कल फिर 250 रुपए देकर आओगे, तो टोटल 450 रुपए आप दे चुके हो। आप परसों लेट हो गए तो परसों फिर 300 रुपए देकर आओगे, तो टोटल आप यहाँ पे 750 रुपए दे चुके हो। आप फिर लेट हो गए तो फिर यहाँ पर और 350 रुपए देकर आओगे, तो अगले 4 दिन तक आप 1100 रुपए देकर आ चुके हो। और ये कहानी चलती चली जा रही है।
तो हम सम ही तो कर रहे हैं ना कि पहले दिन का 200, फिर 450, फिर 750, फिर 1100, सम ही तो करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें इसका सम करना है। सम करते वक्त हमें ए और डी यहाँ पर इस एपी से पता चल सकता है, और एन जो है नंबर ऑफ डेज वो 30 हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए को पकड़ो। ए का मतलब इस सीरीज की सबसे फर्स्ट टर्म कौन है, सबसे पहले नंबर पे कौन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नंबर पे 200 है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहां पर 200 आ गई। उसके बाद डी को निकालो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से ये माइनस कर दो। तो 250 में से 200 रुपए माइनस करोगे तो 50 रुपए आ गया। उसके बाद एन कितना है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास यहां पर 30, तो एन की वैल्यू 30 आ गई। अब सम निकालना है, तो सम निकालते वक्त हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, मैं लिख देता हूं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। और अनदर फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एन। मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लास्ट टर्म यहां पर नहीं पता, तो ये तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। तो इस वाले का फॉर्मूले का यूज करते हैं। एस एन हमें निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, तो ये हो जाएगा S30 इज इक्वल टू 30 और डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, a की जगह कितना है 200, तो ये 200 टू जा हो गया 400 प्लस का n की जगह 30, तो 30 में माइनस 1, 30 में से 1 माइनस करो तो 29 और पीछे से d का मतलब कितना है 50। तो ये हो गया हमारे पास 30 को 2 से उड़ाओ 15 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 400 प्लस 29 की 50 में करो, तो 29 की 5 में करते हैं, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 2 14, तो 1450। अब 1450 में 400 को प्लस कर दो, तो ये यहां पर आ गया आपका 1850। कितना आ गया 1850। अब 1850 में 15 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 की, और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब एक स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हुआ होगा, तो वहां पर अब हमने क्या करा, बच्चों को गिफ्ट दिया। तो टोटल गिफ्ट जो दिए हैं उसमें हमने 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मतलब 700 रुपए हमने वहां पर उन बच्चों को दिए हैं। और कहानी कुछ ऐसे होगी कि मान लो किसी को 100 रुपए दे दिया, तो किसी को 10 रुपए दे दिया, किसी को 50 रुपए दे दिया, किसी को 80 रुपए दे दिया, ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर गई होगी। लेकिन जो पैसे बांटे हैं वो 700 रुपए ही बांटे हैं, ना उससे 1 रुपए कम बांटे हैं, ना उससे 1 रुपए ज्यादा बांटे हैं। इफ इच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, आपके पास यहां पर जो भी प्राइस है वो सारा का सारा प्राइस 20 रुपए कम है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से। मतलब इच प्राइस मतलब जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले किसी को 100 रुपए दे दिया, तो अगली बार 80 रुपए दूंगा, फिर 60 रुपए दूंगा, फिर 40 रुपए दूंगा, फिर 20 रुपए दूंगा, और ये कहानी ऐसे चलती चली जाएगी। किसी को 200 रुपए दे दिए सबसे पहले, तो अगले वाले को 180 रुपए दूंगा। मान लो जो फर्स्ट आया उसको 200 रुपए दे दिए, तो सेकंड वाले को 180 रुपए दूंगा, थर्ड वाले को 160 रुपीज, फोर्थ वाले को 140 रुपीज, और ये कहानी चलती चली जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो आपको क्या करना है, यहां पर सारे के सारे प्राइस की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपने जितने भी प्राइस सबको दिए हैं उनकी आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि टोटल कितने रुपीस बांटे हैं, तो टोटल हमने कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 700। तो 700 रुपीज, जैसे मान लो मेरे पास अभी 10 रुपए हैं और मैंने क्या करा, इस 10 रुपए को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक को 4 रुपए दे दिए, दूसरे को 3 रुपए दे दिए, चौथे को भी तीसरे को भी 3 रुपए दे दिए। तो ये जो मैंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं इनका सम करने पर 10 रुपए आ जाएगा। 4 और 3 7 और 3 10 आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास फिर 10 रुपए थे, मैंने क्या करा,
एक को 5 रुपए दे दिए, एक को 3 रुपए दे दिए, एक को 2 रुपए दे दिए। तो 5, 3 और 2 का सम करने पर 10 रुपए आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि आपने टोटल 700 रुपए बांटे हैं, तो आप जिस तरीके से भी पैसे बांटो उन सब का सम करने पर 700 आ जाएगा। तो ये जो 700 है वो हमारे पास कुछ और नहीं, वो SN है। वो कितना है? वो SN है। तो SN की वैल्यू 700 ये हमारे पास आ गई। इतना समझ आया? अब यहां पर सबसे पहले मैंने, जो मेरा सबसे पहला बंदा होगा जो फर्स्ट आया होगा, मैंने उसको कुछ ना कुछ रुपए दिए होंगे। अब वो क्या दिया है मुझे यही नहीं पता। फिर जो सेकंड बंदा आया होगा उसको मैंने उसमें से 20 रुपए कम दिए होंगे। जो थर्ड बंदा आया होगा उसको मैंने 20 रुपए और कम दिए होंगे, और ये कहानी ऐसी चलती चली जाएगी। ये भी आपको समझ आया? तो समझो, जो बंदा सबसे पहले आया उसको मैंने यहां पर X रुपए दे दिए। जो बंदा सबसे पहले आया उसको मैंने X रुपए दे दिए, क्योंकि नहीं पता कितने दिए तो मैं X नाम दे रहा हूं ना, मैं लेट कर ले रहा हूं ना कि वो सबसे पहला जो बंदा आया मैंने उसको X रुपए दे दिए। तो जो बंदा यहां पर सेकंड आया होगा उसको 20 रुपए कम दूंगा। अब सबसे फर्स्ट वाले को अगर X दिया है तो अगले वाले को 20 रुपए कम दूंगा, और कम का मतलब माइनस होता है, तो अगले वाले को मैंने X माइनस 20 दिया होगा। फिर सोचो, फिर जो अगला बंदा आया होगा उसको कितना दिया होगा, फिर 20 रुपए कम कर दो। किसमें से 20 रुपए कम करोगे? इसमें से। तो अगली बार X माइनस 20 में से फिर से 20 रुपए कम कर दो। फिर अगली बार X माइनस 20 में से फिर से 20 रुपए कम कर दो, और ये कहानी ऐसे चलाते चले जाओ। भाई जो बंदा सबसे पहले आया उसको मैंने X रुपए दे दिया और कहा कि जा। अब फिर एक और बंदा आया सेकंड नंबर पे, लेकिन 20 रुपए कम देना था, तो पहले वाले को X रुपए दिया, तो अगले वाले को X माइनस 20 दे दूंगा। फिर जो थर्ड नंबर पे आया उसको X माइनस 20 सेकेंड वाले को दिया था, तो थर्ड में 20 रुपए और कम कर दूंगा, ये रहा। फिर फोर्थ में 20 रुपए और कम कर दूंगा, और ये कहानी ऐसी चलती आगे तक चली जाएगी। तो फर्स्ट वाले बंदे को तो सिर्फ X रुपए दिए होंगे, सेकंड वाले बंदे को X माइनस 20 रुपए दे दिए, लेकिन जो थर्ड वाला पर्सन है उसको -20 और -20, इसका मतलब उसको 40 रुपए कम दिए हैं फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। असली में जो फोर्थ नंबर पे आया होगा उसको 20 मतलब टोटल 60 रुपए कम दिए हैं उसको फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 60 रुपए कम दिए हैं, लेकिन थर्ड वाले के कंपैरिजन में तो सिर्फ 20 रुपए कम है। कहानी समझ आ रही है? अब आपको क्या करना है, यहां पर इन्हीं चीजों की वैल्यू निकालनी है। इसको कितना दिया, उसको कितना दिया, उसको कितना दिया, उसको कितना दिया, इसी की वैल्यू निकालनी है। इसी की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको X पता हो, क्योंकि मान लो X अगर हमारे पास 50 है तो 50 यहां, 50 यहां, 50 यहां, इस तरीके से रखते वैल्यू चलते जाओ। तो X की वैल्यू निकालनी है, सम पता है, इस चीज को पकड़ो, यहां पर आ जाओ। जैसे देखो, सबसे पहले इस वाली सीरीज में देखिए, ये ना हमारे पास एपी का काम कर रही है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एक सीक्वेंस, वो एपी का काम कर रही है। एपी का काम कर रही है, तो सबसे पहले नंबर पे जो लिखा है वहां से देखकर ए को निकाला जा सकता है। जैसे यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है X, तो ए की वैल्यू X आ गई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलेगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब X माइनस 20 में से माइनस कर दो। इस X माइनस 20 में से क्या माइनस करोगे, ये वाला X, तो X से X कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू यहां पर -20 आ गई। क्या इतना समझ आया? अब यहां से घुमाकर मैं आपको एक बार क्वेश्चन पे दोबारा लेके जाना चाहूंगा, और क्वेश्चन है आपका, एक बार आपकी स्क्रीन पर दोबारा क्वेश्चन आ गया होगा, जरा क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस। मतलब आपने ये कैश प्राइस कितने लोगों को दिया है, कितने कैश प्राइस आपने दिए हैं, ये 7 कैश प्राइस दिए हैं। इसका मतलब ये जो रिजल्ट लिख रहे हो, पहले X, फिर X माइनस 20, फिर X माइनस 40, फिर X माइनस 60, फिर X माइनस 80, फिर X माइनस, ये कहां तक जाएगा, ये 7 नंबर तक जाएगा। कितने नंबर्स तक जाएगा, 7 नंबर्स तक जाएगा। तो आपके पास ये जो 700 रुपए है वो 7 अलग अलग बंदों में बांटे गए हैं। किसी को 100, जैसे मान लीजिए किसी को 100 दिया तो अगली बार 80 दे दिया, तो 60 दे दिया तो 40 दे दिया, किसी को 200 दिया तो फिर 180, फिर 160,
ऐसे टोटल अलग अलग 7 लोगों में बांटे गए हैं। तो ये 7 लोगों में बांटा है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करा है, 7 पर्सन में। तो ये जो नंबर ऑफ पर्सन है n, उस n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सबसे काम की बात, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आपको a पता है, d पता है, n पता है, sn पता है, तो सम का फॉर्मूला यूज कर लो। मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सम का क्या होता है, n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वाला यूज नहीं कर रहा क्योंकि l नहीं पता, तो मैं ये यूज कर रहा हूं n की जगह 7 वाला, मतलब जिसमें d आता है। अब n की जगह जब 7 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा s7 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 के साथ a की जगह आ जाएगा x प्लस का n कितना है हमारे पास 7, क्योंकि 7 लोगों में कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, माइनस का 1 इंटू में d की जगह पीछे से माइनस का 20। और सोचो हमें तो S7 की वैल्यू भी पता है, Sn की वैल्यू भी पता है, कितनी है वैल्यू, 700, तो यहां पे 700 पुट कर दो। समझ आया? अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू को फाइंड करो। जैसे देखो 7 से उड़ाया तो 100 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करा तो 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की x में करोगे 2x ही आएगा, 7 में से 1 गया 6 और 6 की मल्टीप्लाई 20 में कर दो तो 20 की 6 में करोगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। अब माइनस का 120 इधर आकर प्लस हो गया तो 200 में 120 प्लस कर दो तो 320 आ गया और इज इक्वल टू 2x। अब 320 को 2 से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 160, 160 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 160 आ गई, मतलब सबसे पहले बंदे को कितना रुपए दिया गया होगा, सबसे पहले बंदे को x रुपए, तो इसका मतलब सबसे पहले वाले बंदे को 160 रुपए दिए। फिर जो सेकंड आया उसको 20 रुपए और कम दिए तो 140 दिए होंगे। फिर जो थर्ड आया उसको 20 रुपए और कम दिए तो 120 दिए होंगे। फोर्थ वाले को 20 रुपए और कम हो गए तो 100 रुपए दिए होंगे। फिफ्थ वाले के लिए 20 रुपए और कम हो गए तो 80 रुपए दिए होंगे। सिक्स्थ वाले के लिए 20 रुपए और कम हो गए तो 60 रुपए दिए होंगे। और जो लास्ट में 7th आया उसके लिए 20 रुपए और कम हो गए तो 40 रुपए दिए होंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी समझ आई? ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल में लोग क्या करेंगे, बच्चे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर ट्री को प्लांट करेंगे ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा कुछ डिसाइड करा गया है, डेट द नंबर ऑफ ट्रीज डेट इच सेक्शन ऑफ इच क्लास विल प्लांट। आपके पास मान लीजिए क्लास है, तो क्लास में जो सेक्शन होते हैं वहां पर जितनी क्लास है, मतलब जैसे मान लीजिए 12 क्लास है, मतलब 12th नंबर की क्लास है, 12th क्लास है, तो 12th क्लास में इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट इच सेक्शन ऑफ इच क्लास विल प्लांट। मतलब जैसे मान लीजिए 12th क्लास है, तो 12th क्लास में जो भी सेक्शन है वहां पर वो उतने ही जो प्लांट है, ट्री है, उसको प्लांट करेंगे। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब हर क्लास में जितने भी सेक्शन है वो उतने ही पेड़ को प्लांट करेंगे जिस क्लास में वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 12 क्लास में पढ़ रहा है तो वो 12 पेड़ को लगाएगा, कोई 10th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 10 पेड़ को लगाएंगे, वो क्लास 10 पेड़ लगाएगी बस। अगर कोई 7th क्लास में पढ़ रहा है तो वो पूरी की पूरी क्लास बस 7 पेड़ लगाएगी। कहानी समझ आई? जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ 1 पेड़ लगा दूंगा, मैं सेकंड क्लास में पढ़ रहा हूं तो मैं 2 पेड़ लगा दूंगा, मैं थर्ड क्लास में पढ़ रहा हूं तो मैं 3 पेड़ लगा दूंगा। क्वेश्चन एक बार और समझ लो। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट इच सेक्शन ऑफ इच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। कोई अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो उसका सेक्शन सिर्फ एक ही प्लांट लगाएगा। अगर कोई सेकंड क्लास में पढ़ रहा है तो वो 2 प्लांट करेगा।
अगर कोई थर्ड में पढ़ रहा है तो वो 3 करेगा, और ये कहानी 12th क्लास तक जाएगी। तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ इच क्लास, यहाँ पर हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो बताइए कि वहां पर स्टूडेंट ने कितने पेड़ लगाए होंगे। कहानी समझ आई? फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए वालों ने 1 पेड़ लगाया क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बी वालों ने भी 1 पेड़ लगाया, और फर्स्ट सी वालों ने भी 1 पेड़ लगाया। फिर सेकंड क्लास आती है, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी। सेकंड ए वाले 2 पेड़ लगाएंगे, सेकंड बी वाले 2 पेड़ लगाएंगे, सेकंड सी वाले 2 पेड़ लगाएंगे। फिर आती है थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। थर्ड ए वाले 3 लगाएंगे, थर्ड बी वाले भी 3 प्लांट करेंगे, थर्ड सी वाले भी 3 प्लांट करेंगे। फिर फोर्थ आती है, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ सी। फोर्थ ए वाले 4 करेंगे, फोर्थ बी वाले भी 4 करेंगे, फोर्थ सी वाले भी 4 करेंगे, और ये कहानी चलती चली जाएगी। समझ आ रहा है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो, जो मान लो यहां पर जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, किसी एक सेक्शन का निकाल लेंगे कि भाई फर्स्ट ए ने इतना करा, सेकंड ए ने इतना करा, थर्ड ए ने इतना करा, फोर्थ ए ने इतना करा, फिफ्थ ए ने इतना करा, और ऐसे सबका सम कर लेंगे 12th क्लास तक। तो देखो यही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, मैं लिख के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है यहां पर, ए, बी और सी। फिर थर्ड के 3 सेक्शन है, ऐसे ही फोर्थ के, फिर फिफ्थ के, फिर सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। सबके यहां पर कितने कितने सेक्शन है? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। सबके यहां पर 3-3 सेक्शन है। फर्स्ट ए वाले 1 पेड़ लगाएंगे, फर्स्ट बी वाले 1, फर्स्ट सी वाले 1। सेकंड ए वाले 2 लगाएंगे, सेकंड बी वाले 2, सी वाले 2। थर्ड वाले 3, 3, 3। फिर ये 4, 4, 4। फिर ये 5, 5, 5। फिर ये 6, 6, 6। फिर ये 7, 7, 7। फिर 8th वाले 8, 8 लगाएंगे, 8 पेड़ 8 बी लगाएगा, 8 पेड़ 8 सी लगाएगा। ऐसे 9, 9, 9। फिर 10, 10, 10। फिर 11, 11, 11। और फिर 12, 12, 12। समझ आ रहा है ना? जैसे 11th ए वाले 11 पेड़ लगाएंगे, 11th बी वाले 11 पेड़ लगाएंगे, और 11th सी वाले भी यहां पर 11 पेड़ लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो, जो चीज यहां लिखी हुई है वही चीज यहां लिखी हुई है, वही चीज यहां लिखी हुई है। तो हम लोग अपने किसी एक कॉलम का सम कर लेंगे, और उस एक कॉलम का सम करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल कितने कॉलम है हमारे पास? 3। तो हम लोग पहले किसी एक कॉलम का सम करने के बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले किसी एक का सम करते हैं, मतलब 1 + 2 + 3, ऐसे कहां तक सम करना है? 12 तक। अच्छा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, ये यहां पर बताने की जरूरत तो नहीं है कि 1 से लेकर 12 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 12। 1 से 5 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होती हैं, 1 से 10 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 होती हैं। तो 1 से लेकर 12 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो n है उसकी वैल्यू यहां पर 12 आ गई। अच्छा, इसी की यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी लिखी हुई है? a। मैं क्योंकि यहां पर मुझे इस वाली एपी में लास्ट टर्म पता है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एल वाला। तो एल की वैल्यू कितनी है? 12। अब अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो n/2 और 2a + n-1 * d, और एक होता है सम का फॉर्मूला n/2 और ब्रैकेट के अंदर a + l। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 है, तो ऐसे 12 = 12/2 और ब्रैकेट के अंदर a की जगह 1 प्लस का l की जगह 12। 12 को 2 से उड़ाओ 6 आ जाएगा, और पीछे 1 और 12 है 13, और 13 6 कितना होता है? 13 6 78। कितना होता है? 78। अब थोड़ा सा सोचो, आपके पास किसी एक कॉलम का सम 78 आ गया, तो टोटल ऐसे कितने कॉलम है? 3, क्योंकि हर क्लास के टोटल कितने सेक्शन है? 3। तो हम लोगों को क्या करना है, टोटल प्लांट निकालने के लिए
इस 78 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 3 की। मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 की, और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास एक स्पाइरल है। स्पाइरल किस शेप का होता है? जैसे वो नहीं होती वो मोल्टीन जो होती है उसको ऐसे निकालते हैं, आप लोगों ने कभी निकाला, हमारे यहाँ तो होता है ऐसे वो मोल्टीन होती है, वो गोल 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 टाइप की, लाल टाइप की आती थी पहले, अब तो नहीं आती, आती होगी तो पता नहीं। तो वो ऐसे गोल गोल टाइप की इस तरीके से होती थी, तो उसको स्पाइरल कहते हैं। तो वैसे ही डायग्राम यहाँ पर कुछ है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब पहले एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, फिर चौथा सेमी सर्कल, फिर पांचवा सेमी सर्कल। इस तरीके से आपके पास एक स्पाइरल है विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, मतलब सेंटर पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी, इस तरीके से चलता जा रहा है। जहां पर पहले है रेडियाई 0.5 जो छोटा वाला है, फिर उसके बाद बड़े, उससे जो बड़ा आया उसकी 1, फिर उससे और बड़े की 1.5, फिर उससे और बड़े की 2, और ये कहानी ऐसे चलती जा रही है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड, ऐसे स्पाइरल जो भी बने हैं उसकी टोटल लेंथ बतानी है। अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे ही अगर लगातार सेमी सर्कल आ जाते हैं 13 तो उनकी कहानी समझना। सबसे पहले मान लो यहां पर आपके पास एक सेंटर है, यहां पर आपके पास एक सेंटर है, यहां पर इसको मैं बेस लाइन मान के चलूंगा, इस डॉट 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 वाली लाइन को मैं यहां पर बेस लाइन मान के चलूंगा। समझिएगा, पहले इस सेंटर पे एक छोटा सा सेमी सर्कल बना, तो सेमी सर्कल यहां पर कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अगर आपके पास सबसे पहले यहां पर सेंटर है, तो पहला जो सेमी सर्कल आएगा वो आपको पता है, अगर सर्कल इस तरीके से है, सेंटर अंदर है, तो सेमी सर्कल इस तरीके से होता है, सेंटर बीच में होता है। तो जो सबसे पहला आपके पास यहां पर सेमी सर्कल आएगा वो कुछ इस शेप का आएगा, कि अगर यहां पर सेंटर है तो पहला सेमी सर्कल कुछ ऐसे आएगा, फिर जो अगला सेमी सर्कल होगा वो यहां पर आगे चला जाएगा, फिर थर्ड वाला सेमी सर्कल और आगे चला जाएगा, फिर फोर्थ वाला सेमी सर्कल और आगे चला जाएगा, फिर फिफ्थ वाला सेमी सर्कल और आगे चला जाएगा, फिर सिक्स्थ वाला यहां पर ऐसे आ जाएगा, फिर सेवंथ वाला ऐसे यहां पर चला जाएगा, और ये कहानी चलती चली जाएगी इस तरीके से। तो समझ आया? यहां पर सेंटर है, डायग्राम आपका ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ये जो इस तरीके का डायग्राम होता है ना, इसको स्पाइरल कहते हैं, और ऐसे वो मोल्टीन भी होती है, इस तरीके से ही। अब समझिएगा, अगर यहां पर आपका सेंटर है ए, सबसे पहले सेंटर है आपका जो भी है, तो जो पहले वाला सेमी सर्कल है, जो ये वाला सेमी सर्कल है बेटा, उसकी रेडियस यहां पर है 1 सेंटीमीटर। फिर जो, देखो ये मैं इसका नाम दे देता हूं, ये मेरे पास यहां पर फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसका नाम मैं C1 देता हूं। ये मेरे पास सेकंड सेमी सर्कल है, इसका नाम मैं C2 देता हूं। ये थर्ड सेमी सर्कल है, ये वाला थर्ड सेमी सर्कल है, इसका नाम मैं C3 देता हूं। फिर ये वाला फोर्थ सेमी सर्कल है, इसका नाम मैं C4 देता हूं। फिर ये वाला फिफ्थ सेमी सर्कल है, इसका नाम मैं C5 देता हूं, और ये कहानी ऐसे जा रही है। तो ये जो सबसे पहले वाला सेमी सर्कल है बेटा, इस सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, लेकिन ये वाला जो सेमी सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, अब पता है जो पहले वाला सेमी सर्कल था उसकी सेंटर ए है, फिर अनदर वाले का कहीं और सेंटर होगा, नाम दिया बी, फिर थर्ड वाले का कहीं और सेंटर होगा, नाम दिया सी, फिर फोर्थ वाले का कहीं और सेंटर होगा, नाम दिया डी। तो इस तरीके से जब आपके पास पहला स्पाइरल यहां से लेकर यहां तक है, फिर सेकंड वाला यहां से यहां तक है, फिर थर्ड वाला यहां से यहां तक है, फिर फोर्थ वाला यहां से यहां तक है, फिर फिफ्थ वाला यहां से यहां तक है, फिर सिक्स्थ वाला यहां से, तो इस तरीके से जब सेमी सर्कल चेंज हो रहा है तो उनका सेंटर भी चेंज हो रहा है। जैसे पहले वाले सेमी सर्कल का सेंटर ए, फिर दूसरे वाले सेमी सर्कल का सेंटर बी, फिर तीसरे वाले सेमी सर्कल का सेंटर सी, चौथे का डी, पांचवे का, ऐसे चलता जा रहा है। अब सोचो आपको क्या करना है, ऐसे टोटल कितने सेमी सर्कल हैं? 13। क्वेश्चन वाले ने कहा है ऐसे टोटल कितने सेमी सर्कल हैं? 13। तो हमें उस सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, टोटल जितने भी सेमी सर्कल है उनकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो सोचो
पूरे के पूरे सर्कल की लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ का मतलब होता है सरकमफेरेंस, उसकी बाउंड्री की लेंथ सरकमफेरेंस। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो आपके पास यहां पर सेमी सर्कल है बेटा, जो सेमी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। कितना हो जाएगा? पाई आर। जहां पर पाई एक कांस्टेंट है और आर 22/7 जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और आर हमारे पास रेडियस है। जैसे जो सबसे पहले वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 1। तो यहां पर आ गया सबसे पहले वाले, अच्छा पहले वाले सेमी सर्कल की रेडियस यहां पर 0.5 है। तो आपको मैं इसका यहां पे काम करते हैं उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, पाई आर करके। तो मैं काम करता हूं, सेमी सर्कल है, नाम C1 दे देता हूं। तो उसकी लेंथ हो जाएगी यहां पर पाई आर, और आर की जगह 0.5 पुट करेंगे। तो पाई के साथ 0.5, आपको पता है 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो असली में हमारे पास आ गया पाई इंटू में 1/2, जिसका मतलब पाई/2। पहले वाला जो ये वाला हमारे पास सेमी सर्कल था, इसकी लेंथ आ गई पाई/2। फिर इस अगले वाले की निकालो, यहां से लेकर यहां तक की ये वाली निकालो। कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। तो सेमी सर्कल, जो दूसरा वाला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ पाई आर होगी, अगली बार रेडियस 1 हो गई, तो ये पाई 1 जा पाई हो जाएगा। फिर जो तीसरा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2। तो ये वाले जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ आ गई यहां पर 3 पाई/2। ऐसे ही फोर्थ वाला होगा, फोर्थ वाले की रेडियस 2 है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 2, जिसका मतलब 2 पाई। कहानी समझ रहे हो ना? मान लो मेरा ये एक लाइन बेस आता है, तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ पाई आर, पहला जो सेमी सर्कल था बेटा उसकी रेडियस 0.5 थी, तो 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं। तो इस वाले सेमी सर्कल की लेंथ आ गई पाई/2। फिर जो इस वाले सेमी सर्कल के बाद ये नीचे वाला सेमी सर्कल है बेटा, इसकी रेडियस 1 है, और इसकी रेडियस 1 होने का मतलब पाई इंटू में 1, तो पाई आ गया। फिर ऊपर जो थर्ड वाला सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 1.5 है। 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, तो पाई इंटू में 3/2, जिसका मतलब 3 पाई/2 आ जाएगा। फिर फोर्थ वाले की रेडियस 2 है, जिसका मतलब पाई इंटू में 2, क्योंकि हम लोग सेमी सर्कल की लेंथ निकाल रहे हैं, उसका जो सरकमफेरेंस होता है तो वो पाई आर होता है, तो पाई इंटू में 2, तो फोर्थ वाले का 2 पाई। और ऐसी कहानी जा रही है। और देखो हमें क्या करना है, ये वाली लेंथ भी लेनी 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 है। तो सिर्फ ऊपर वाली लेंथ कितनी आई है? पाई/2। नीचे वाली लेंथ कितनी आई है? पाई। फिर ये थर्ड नंबर की कितनी आई है? 3 पाई/2। फोर्थ नंबर की कितनी आई है? 2 पाई। तो इन सब का ना सम करना है 13 सेमी सर्कल तक। तो सम करना आपको आता है? कैसे सम करते हैं? सबसे पहले जो सीक्वेंस यहां पर बनी है सीरीज उसको लिख लो। जैसे सबसे पहले हमें पाई/2 मिला, उसके बाद हमें पाई मिला, उसके बाद मुझे यहां पर 3 पाई/2 मिला, उसके बाद मुझे यहां पर 2 पाई मिला, और ये कहानी चलती चली गई। ऐसे कहां तक सम करना है? 13 सेमी सर्कल्स का। तो n की वैल्यू 13 भी मिल गई। अच्छा, इस सीरीज को देखकर यहां पर क्या पता चल रहा है? सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? पाई/2। तो a की वैल्यू पाई/2 आ गई। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब पाई में से माइनस कर दो पाई/2, तो इसके नीचे 1 मानो, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 पाई, पीछे से माइनस का पाई, और 2 पाई में से पाई गया, तो पाई/2 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब a आ गया, d आ गया, n आ गया, सम करना है तो सम का फॉर्मूला लगा दो। मैं कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है।
अच्छा n की जगह कितना मिलेगा 13, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, तो a की जगह π/2 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में a की जगह π/2 प्लस का n की जगह होता है 13 माइनस का 1, पीछे से d, कॉमन डिफरेंस कितना है π/2 का। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 13 अपॉन में 2 के साथ यहां पर बचा पाई और प्लस का 13 में से 1 गया तो 12, ये हो गया 2 6 12, तो वहां बचा 6 पाई। अब पाई और 6 पाई करोगे तो 7 पाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो पाई की जगह 22/7 रख दो, तो 13 अपॉन में 2 इंटू में 7 और पाई की जगह 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको 2 से उड़ाओगे तो 11 आ जाएगा और 13 की 11 में करोगे तो 11 3 जा 33, 33 और 13 और एक 14, तो आपका आंसर आ गया 143। सबसे पहले वाले स्पाइरल की लेंथ π/2 थी, उसकी बाद पाई, फिर 3π/2, फिर 2 पाई, और ऐसे कहानी आपके पास चलती चली जा रही है। आपको क्या करना है, यहां पर इन सेमी सर्कल्स का सम करना है, तो सम करने का मतलब पहले वाला सेमी सर्कल π/2 आ गया, फिर नीचे वाला सेमी सर्कल पाई, फिर और ऊपर वाला 3π/2, और ऐसे सबका सम करा तो एपी लगा दिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है π/2, और हमारा आंसर आ गया 143। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आए तो एक बार और रिपीट करके देखो। ये क्वेश्चन ना हम लोगों ने जब आरडी शर्मा सॉल्व करी थी, बेसिकली ए दीक्षित जब हमारे, क्योंकि स्कूल में उसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो जब उसको आरडी शर्मा की तरह ही है वो, जब उसको सॉल्व करा था तो इन क्वेश्चन को करा हुआ था। तो मैं काम करूंगा क्योंकि वो वीडियो आज से मैंने करीब 6-7 महीने पहले बना दी थी और वो वायरल भी हो रही है, क्योंकि उस पे 300-400 व्यूज आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो वायरल ही है। तो वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ लगा तो वहां पर और बेटर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ भी मैंने पूरा 100% समझाने की कोशिश करी है। इसको ट्राई करिए एक बार 18 को, जैसा भी कमेंट में फीडबैक आता है दो, अदरवाइज मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, वरना मुझे लगता नहीं है कि कोई कंसेप्ट मैंने यहाँ पर छोड़ा है। तो 18 आपको समझ आया?